हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ी एक और खबर को लेकर। ठीक है, ये दिवाली हमारे लिए वाकई में खुशियों की सौगात लेकर आई है। जैसे कि हमारे यहाँ दिवाली का ट्रेंड रहता है कि जब भी दिवाली आती है तो धनतेरस के दिन हम हमारे घरों के अंदर गुड़ लेके आते हैं, हम हमारे घरों के अंदर सोने की खरीदारी करते हैं। वैसे ही ये दिवाली हमारे देश के अंदर गुड़ लेके आई है। क्या हुआ है इसको जानने का प्रयास करेंगे। हाल ही में खबर निकल कर आई है कि हमारे देश का सोना वापस आया है। हमारे देश का सोना वापस आया है, ये कैसी न्यूज़ है? क्या हमारे देश का सोना बाहर रखा था क्या? जी हाँ, हमारे देश का सोना बाहर रखा था। तो बाहर कहाँ रखा था? बाहर रखने का कारण क्या था? आज हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। और बाहर रखा था तो क्या ये गिरवी रखा था क्या? बाहर क्यों रखते हैं? क्या भारत देश सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है क्या? क्या हम हमारे सोने को संभालने के लिए सक्षम नहीं है क्या? ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। ठीक है, और अगर ये हमारे देश में सुरक्षा नहीं है तो हमने बाहर क्यों रखा था? इन सभी को हम जानने का प्रयास करेंगे। खबर निकल कर आई है क्या? आरबीआई दिवाली मिशन सिक्योरिटी गेट्स 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम द इंग्लैंड टू इंडिया। मतलब खबर निकल कर आई है कि हाल ही में जो ब्रिटेन का बैंक है, इंग्लैंड का बैंक है, उस बैंक से, बैंक ऑफ इंग्लैंड से हमने 102 टन सोना हमारे देश के अंदर वापस बुला लिया। तो ये कौन सा सोना था? उस सोने को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ये कहानी है पुराने समय की। पुराने समय की, इसका मतलब क्या है? हमारे देश के अंदर पुराने समय में जब हमारे देश के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, उस समय के आसपास ये सोना गिरवी रखा गया था और बाद में इसे छोड़ा भी लिया गया था, पर ये हमारे देश के अंदर लाया नहीं गया। ठीक है, तो उसी सोने को अब धीरे धीरे लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी है, जैसे कि हमारे देश निरंतर देखने को मिल रहा है कि युद्ध की स्थितियों से गुजर रहा है। हमारे आसपास के क्षेत्रों में युद्ध हो रहा है और हो सकता है भविष्य में हमारे साथ भी ऐसा किसी प्रकार का घटनाक्रम घट जाए। तो इसी लिहाजे से इस सोने को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, धनतेरस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी खरीदारी की है और लगभग 102 करोड़ रुपए का 102 टन सोने की जो खेप है वो भारत में मंगवा ली गई है। ये इंग्लैंड का जो बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, वहां से हमने हमारे देश के अंदर इसे वापस बुला लिया गया। तो अब ऐसा हुआ क्यों? क्या ये हमारे देश के अंदर पहले से था? और पहले से था तो हमने बाहर इसको क्यों रखा था? उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, बात शुरुआत होती है 1991 से, पर मैं उसे 1991 से शुरू नहीं करूंगा, मैं उसे शुरू करूंगा 1947 से। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो हमारा देश आजाद हुआ था तो अंग्रेज चले, पर अंग्रेज एक ऐसे देश को छोड़कर चले गए थे जो संसाधन से संपन्न था, पर संसाधन को बनाना, उसको निकालना, उसको वापस से प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करने के बाद में उसको बाजार में बेचने में असक्षम। मतलब हमारा देश बोला जाए तो सोने की चिड़िया था, उनने लूटा, पर लूटने के बाद भी हमारे देश के पास साधन थे, पर उन साधन से कैसे वस्तुओं का निर्माण करा जाए इसमें हम संपन्न नहीं थे। भारत ने धीरे धीरे प्रगति करी। 1947 के बाद में हमने निरंतर युद्ध भी देखे। युद्ध के में देखने के बाद में हमारे देश ने अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार भी हुआ। पर जैसे कि कहा जाता है कि आप एक घर के अंदर अगर बंद रहेंगे तो उसी घर के अंदर रह जाएंगे। अगर आपको विकास करना है तो घर के बाहर निकलना पड़ेगा। अगर जो मेंढक है उस मेंढक को बाहर की दुनिया देखेगा नहीं तो अपने कुएं को ही अपनी दुनिया समझता रहेगा। तो ऐसा ही कुछ भारत के साथ हुआ करता था। हमारे देश के अंदर एक पॉलिसी अपनाई गई थी उस समय। पॉलिसी ये थी कि आज तक हमारे देश के अंदर ये जो घटनाक्रम हुए हैं 1947 में जब अंग्रेज हमें छोड़ कर गए हैं, तो ऐसा क्या कारण था कि ये हमें छोड़ कर गए? और बेसिकली इन्होंने जब 200 साल राज करा है तो ये राज करने का प्रमुख कारण क्या था? तो खबर निकल कर आई थी, एनालिसिस ये हुआ था कि विदेशी कंपनियां थी जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। और धीरे धीरे व्यापार तो उन्होंने करा ही, पर भारत की राजनीति के ऊपर उन्होंने पकड़ जमानी शुरू करी और धीरे धीरे भारत को कब्जे में ले लिया। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो दूध का जला हुआ व्यक्ति रहता है वो छाछ को ही फूंक कर पीता है। तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने उस समय पॉलिसी बनाई थी। क्या पॉलिसी बनाई थी? कि भारत अब किसी भी बाहरी कंपनी को देश के अंदर आने नहीं देगा।
मतलब 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो एक पहली प्रायोरिटी उसके अंदर ये थी कि हमारा देश हमारे देश के साधनों का ही उपयोग करेगा और हमारे देश के अंदर हम खुद ही उगाएंगे, खुद ही खाएंगे वाली स्थिति थी। हम बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे, ना बाहर वाले देशों को हमारे देश के अंदर आने देंगे। कुछ इस प्रकार की स्थिति थी। पर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती है और साल आता है 1991 का। अब साल आता है 1991 का। हमारे देश के अंदर स्थिति वो थी कि हम खुद उगाते थे, खुद खाते थे, पर एक ऐसी चीज थी जो हम बाहर से मंगाते थे, वो था पेट्रोलियम, वो था कच्चा तेल। हम कच्चा तेल मंगाते थे इराक से और उस समय हमारी स्थितियां, हमारी परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि हमारे पास बोला जाए तो जो खाने के लिए जो पैसा होता है ना, वो पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो अब क्या उपाय बना हमारे सामने? जब हमें हमारे देश को चलाना है, हमें तेल खरीदना है और तेल खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो हमारे पास पैसा नहीं था। तो हमने सोचा अब क्या करें? तो हमने मदद माँगी। हमने किससे मदद माँगी? हमने मदद माँगी अमेरिका से कि भैया एक काम करो, आप हमें क्या कर दो, थोड़े से पैसे उपलब्ध करा दो जिससे कि हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाएँ। हमारे देश के अंदर जो भी संकट उत्पन्न हुआ उस संकट को क्या कर दें, यहाँ पर ठीक कर लें। पर अमेरिका क्या है, एक एहसान फरामोश है। मतलब वो क्या करता है, दबाने का प्रयास करता है, दबाने की राजनीति करता है। ऐसा ही कुछ हुआ था उस समय। 1991 में गल्फ वॉर शुरू हुई थी। इराक हमारा दोस्त था, जिससे हम क्या करते थे, तेल मंगवाते थे। और इराक ने अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका और इराक का युद्ध चल रहा था बेसिकली। अब यहाँ पर हमने जब अमेरिका से बोला कि साहब हमें क्या कर दो, थोड़ा सा धन उपलब्ध करा दो, तो धन उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने संस्थाएं बना रखी। उन संस्थाओं का नाम है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अंदर बोला जाता है मेजरली कंट्रीब्यूशन किसका है? अमेरिका का है। लगभग लगभग 1/3 कंट्रीब्यूशन यहाँ पर अमेरिका का देखने को मिलता है। और अगर किसी भी व्यक्ति को पैसा चाहिए तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उसे पैसा उपलब्ध कराते हैं। आईएमएफ शॉर्ट टर्म पैसा उपलब्ध कराता है, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पैसा उपलब्ध कराता है। हमने आईएमएफ से बोला कि साहब हमें क्या करवा दीजिए, पैसा उपलब्ध करा दीजिए। तो आईएमएफ किसकी निगाहों पर चलता है? अमेरिका की निगाहों पर चलता है। और अमेरिका हमेशा से एक पूंजीवादी देश रहा है, अर्थात वहां पर प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा है। हमारे देश के अंदर जैसे बोला जाता है 1947 से जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो आजाद होने के बाद में हमने क्या देखा कि हमारे देश के अंदर बाहरी कंपनियों को हमने आने नहीं दिया। तो हमारा देश चल किससे रहा था? तो हमारा देश, हमारे देश के अंदर बनाई गई जो सरकारी कंपनियां थी उन्हीं के आधार पर चल रहा था। अब अमेरिका बोलता है मेरी विचारधारा है कि प्राइवेटाइजेशन लाओ, और आपका देश तो यहाँ पर क्या है, समाजवादी विचारधारा से यहाँ पर पल, मतलब आपके यहाँ सारी चीजें सरकारी मशीनरी द्वारा संचालित करी जाती है। तो आईएमएफ जब जब किसी को पैसे देता है तो अपनी पॉलिसी वहां पर इम्प्लीमेंट करवाता है। आपका राष्ट्रपति कैसा होगा, आपके अंदर कौन कौन से आप आर्थिक सुधार लाओगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आईएमएफ इम्प्लीमेंट कराता है। 1991 में जब हमें पैसों की जरूरत थी तो आईएमएफ ने पैसे तो दिए, पर उसने हमारे यहाँ 3 चीजें मेजरली करवाई, जिसको बोला जाता है एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म का मतलब होता है लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर हमें जो आईएमएफ ने बोला कि आपको 3 चीजें बेसिकली करनी पड़ेगी। 2 चीज क्या थी हमारे यहाँ? सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे आपने आपके देश की अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा है। बंद कर रखा मतलब आप अपने देश के अंदर किसी भी बाहरी कंपनी को नहीं आने देते हो। तो सबसे पहले आपको वो द्वार खोलने पड़ेंगे, आपको बाहरी कंपनी को आना पड़ेगा, बाहरी कंपनी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। पहली चीज हो गई ग्लोबलाइजेशन। फिर लिक्विडाइजेशन का मतलब क्या, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर आपने जो सरकारी कंपनियां दे रखी। अब सरकारी कंपनियों में भी ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां थी, नहीं, हमारे देश के अंदर प्राइवेट कंपनियां भी थी देश की। और उन कंपनियों को संचालित करने के लिए और चालू करने के लिए बहुत लंबे तामझाम से होकर गुजरना पड़ता था। हमें तरह तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे। तो यहाँ पर जो आईएमएफ है, आईएमएफ ने बोला कि आपको लिबरल होना पड़ेगा। लिबरल होना पड़ेगा मतलब आपको ये जो लाइसेंसीकरण की जो प्रक्रिया है, इतने लंबे चौड़े जो आप लाइसेंस जारी करते हो, इन लाइसेंसों को समाप्त करके एक साधारण सी प्रक्रिया रखनी पड़ेगी। तो आपको लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा और साथ ही साथ फिर आपको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब आपके देश की जो अर्थव्यवस्था, आपने यहाँ पर सभी चीजें सरकारी मशीनरी द्वारा संचालित करते हैं, धीरे धीरे इसको यहाँ पर प्राइवेटाइज करो। मतलब सरकारी कंपनियों को धीरे धीरे आप क्या कर दो, यहाँ पर प्राइवेटाइज कर दो, उन्हें धीरे धीरे सेल कर दो। तो इन 3 शर्तों के आधार पर लिक्विडाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों के आधार पर आईएमएफ ने हमें यहाँ पर
पूरी की पूरी छूट दी। और यहाँ पर उसने साथ ही साथ अमेरिका ने एक और शर्त हमारे सामने रखी कि आपको आपके देश की भूमि हमें अवेलेबल करानी पड़ेगी। अवेलेबल करानी पड़ेगी, किस काम के लिए अवेलेबल करानी पड़ेगी? तो ये अमेरिका लड़वाने में बहुत ज्यादा ये विश्वास रखता है। उस समय में जैसा मैंने आपको बताया, इराक और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी। अब यहाँ पर वो बोलता है कि आपको आपके देश की भूमि हमें अवेलेबल करानी पड़ेगी, जिस भूमि पर हम हमारे फाइटर प्लेन उतारेंगे, फिर यहाँ से फ्यूल भराएगा और फ्यूल भराने के बाद हम जाके कहाँ पर हमला करेंगे? हम इराक के ऊपर हमला करेंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न होने लगी थी। अब भारत ने बोला अब मरता क्या नहीं करता, तो यहाँ पर भारतवासियों ने, हमारे देश की सरकार ने ये भी यहाँ पर क्या कर दिया, उन्हें बोल दिया ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे देश की जमीन चाहिए तो हमने हमारी जमीन भी दी। हमारी जमीन से उड़ाने भरने पर यहाँ पर अमेरिका का हमने सहयोग करा। अमेरिका ने अपने फाइटर प्लेन यहाँ पर उतारे, यहाँ से फ्यूल टैंक फुल करवाया और फिर इराक के ऊपर हमला करा। मतलब दो देशों को लड़वाना भी अमेरिका जानता है, खुद का महत्व साबित करना भी अमेरिका जानता है। अमेरिका ने पैसे दिलवा तो दिए, पर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था के अंदर परिवर्तन कर दिया पूरा। हमें हमारे देश, हमारे जो मित्र राष्ट्र थे उससे उसने अलग कर दिया। यही आज देखने को मिलता है। आपने देखा जैसे अभी थोड़े समय पहले पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी, आईएमएफ ने पैसे दिए पर उन्होंने अपनी पॉलिसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाई और फिर उसके बाद में पैसे दिए। ऐसा ही उन्होंने हमारे साथ करा था। जैसे ही उन्होंने हमने पैसे दिए, लगभग लगभग आने वाले 2 से 3-4 सालों में ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मेजर सुधार, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश के अंदर आई और उन कंपनियों ने भारत के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा, रोजगार दिया, रोजगार करने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा और साथ ही साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। पर उसी समय की एक और खबर थी कि अब आईएमएफ ने भी पैसा हमें दे दिया, पर उस पैसे से भी क्या हुआ, हमारी पार नहीं पड़ी। तो बोला अब क्या करें? तो अब हमारे देश की जो सरकार थी उस समय, जैसा कि मैं बताऊं आपको थोड़ा सा, ये आप थोड़ा सा इस हायरार्की को देखेंगे। सबसे पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर यहाँ पर ये विश्वनाथ, उसके बाद में चंद्रशेखर और चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हमारे सामने आती है। तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हमारे सामने थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने गुप्त रूप से डिसीजन लिए और हमारे देश का जो सोना था वो इंग्लैंड की बैंकों में क्या कर दिया, गिरवी रख दिया। सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय द आरबीआई अगेन 21,000 kg ऑफ मेटल एयरलिफ्टेड टू कॉर्डेड डेस्टिनेशन। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे देश का जो सोना था उस सोने को यहाँ पर हमने हमारे जो ब्रिटेन का जो बैंक था, बैंक ऑफ इंग्लैंड, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, गिरवी रख दिया। अब ये वो समय था जब हमारे सामने कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हुआ था और ये कहा जाता है उस समय हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है माननीय मनमोहन सिंह जी, उस समय फाइनेंस वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो वित्त मंत्री की पदवी पर रहते हुए उन्होंने इस प्रकार के यहाँ पर डिसीजन दिए थे और इन्हीं के डिसीजन के बाद में हमारे देश ने सोने को गिरवी रखा और उस गिरवी रखकर फिर हमारे देश ने वापस से, जो बोला जाए तो, एक उड़ान भरी और उस उड़ान भरने को आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारा देश यहाँ पर प्रगति करता जा रहा है। अब क्या हो रहा है, हम यही जो पैसा, हमने यही जो गोल्ड वहां पर रख रखा था उसको हम वापस ला रहे हैं। अब बात ऐसी थी कि जब हमें पैसों की जरूरत थी हमने क्या करा, उसे गिरवी रखा। जब हमारे पास पैसे आए तो हमने क्या कर लिया, उस पैसे से उस गिरवी रखे हुए सोने को वहां से छुड़ा लिया। और जैसा कि आप जानते हैं बैंकों की प्रक्रिया क्या रहती है कि आज मान लीजिए बैंक के अंदर पैसा है, बैंक के अंदर क्या है, खूब सारा पैसा, पर वो मेरा पैसा नहीं। अगर मैं क्या करूंगा, बैंक के पास जाऊंगा, भैया मुझे क्या दे दो, लोन दे दो, तो बैंक क्या करेगी, उसी बैंक के पैसे में से कुछ फंड जितना मैं मांगूंगा वो मेरे बैंक अकाउंट में शो कर देगी। ओवरऑल पैसा अभी भी कहाँ है, बैंक में, पर वो किसके नामे चढ़ा हुआ है, अब मेरे नामे चढ़ा हुआ है। मतलब पैसा वही है, सर्कल घूम रहा है, जितना पैसा है वही इधर उधर राउंड हो रहा है। तो हमारे देश ने भी जब सोना छुड़ा लिया तो हमने सोचा कि अब इस सोने को हम हमारे देश के अंदर लाएंगे, वापस से इधर उधर एयरलिफ्ट करेंगे, खर्चा आएगा। इससे अच्छा ये पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जहां पर गोल्ड रिजर्व होता है, विश्व के अलग अलग देश जहां पर सोना सुरक्षित रखने आते हैं, वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर हमने हमारा सोना गिरवी रख रखा था। हमने बाद में डिसीजन लिया कि सोना छुड़ा तो लिया है, पर अब सिक्योरिटी के तौर पर हम इसे हमारे देश न ले जाते हैं, इसे यहीं पर सुरक्षित रूप से रख देते हैं। और वही सुरक्षित रूप से रखा हुआ सालों पुराना सोना धीरे धीरे अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वापस लेके आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भारत के पास लगभग 885 टन सोना यहाँ पर है, जिसके अंदर हम अलग अलग डेट्स के अंदर इसे देश के अंदर वापस लेके आ रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पर सितंबर के अंत तक आरबीआई के पास कुल 855 टन सोना था, जिसमें 510 टन अब भारत में रखा गया है। मतलब लगभग 300 टन के आसपास जो सोना है अभी भी हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर यहाँ पर रख रखा है। ठीक है, तो अब ये भारत देश ऐसा कर क्यों रहा है, भारत के ऐसा करने के पीछे क्या कारण है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बैंक ऑफ इंग्लैंड का नजारा देखेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर 4 लाख बार्स गोल्ड की रखी हुई है। मतलब विश्व के जितने देश हैं लगभग हर देश का खाता यहाँ पर है, और कुछ यहाँ पर गिरवी रखते हैं, कुछ सिक्योरिटी के तौर पर सुरक्षा के लिहाजे से यहाँ पर सोने को क्या कर देते हैं, गिरवी रख देते हैं। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड ऊपर है, उसके नीचे जमीन में तहखाने बने हुए, और उस तहखाने के अंदर इस प्रकार से यहाँ पर सोना रखा जाता है। अब सोना रखा जाता है तो ये आज की बात है क्या, नहीं। ये जो बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये 1697 में बना था, और उसे बुलियन वेयर हाउस कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जितने भी देश हैं सभी देश आकर अपना सोना यहाँ पर जमा कर देते हैं। 1697 में बनाया गया, और बाद में ब्राजील ने ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया से दक्षिण अफ्रीका के सोने को स्टोर करने के लिए इसका विस्तार किया गया। इसमें 4 लाख गोल्ड बार हैं, और तिजोरी में लगभग 5350 टन सोना है। ठीक है, तो लगभग ये सारी जानकारी किसकी थी, यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की थी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये जो भंडार गृह, ठीक है, गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत की क्या स्थिति है, और भंडार गृह में सबसे ज्यादा सोना किसके पास में। तो थोड़ा सा आप देखेंगे, ये टेबल है, इस टेबल के अंदर जो अमेरिका है, अमेरिका सबसे ज्यादा सोना रखता है, 8133 टन सोना उसके पास में। फिर जर्मनी, फिर इटली, फिर फ्रांस, रशिया, चीन, जापान और भारत। भारत 8वें नंबर पे आता है, और 8वें नंबर पे होने के बाद भारत के पास कितना, 840 टन सोना यहाँ पर रखा गया है। पर आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो भी विश्व के बैंक हैं, उन बैंकों में विश्व का लगभग 17% सोना रखा जाता है। जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों में 17% सोना आज तक रखा जाता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना जो सोना अमेरिका के पास है, यहाँ पे देखिए अमेरिका के पास कितना सोना है। अमेरिका के पास यहाँ पर 8133 टन का जो सोना है, उससे ज्यादा सोना हमारे घरों के अंदर भारतीय महिलाएं रखती हैं। जैसा कि आप देखते हैं, जो सोने से लगाव है वो भारत में ही देखा जाता है। हमारे घर के अंदर हमारे घर की जो माता बहनें हैं वही सोने के गहने बनाती हैं, सोने के आभूषण बनाती हैं। चाहे हमारे घर में कोई ओकेशन हो, शादी हो, ब्याह हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, हमारे यहाँ सोने के आइटम खरीदे जाते हैं, सोने के आइटम गिफ्ट करे जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग विश्व का 11% सोना भारत की महिलाओं के पास में। यहाँ पर अगर आप थोड़ा देखेंगे तो भारतीय महिलाएं 21,773 टन सोना अपने पास रखती हैं। अमेरिका के पास 8,133 टन है। जर्मनी के पास 3,365 टन है। अमेरिका, जर्मनी, विदेशों की महिलाएं सोने को पहनती नहीं है, सोने के आभूषण नहीं बनाती हैं, पर भारतीय महिलाएं सोने के आभूषण बनाती हैं। और उस प्रकार लगभग विश्व का 11% हिस्सेदारी सोने के ऊपर भारतीय महिलाओं के हाथ में। मतलब जो हमारे घर के अंदर जो सोना रखा है ना, जैसे कि आप मंगलसूत्र, चेन, पाटलिया, बिछिया, नथनी, अंगूठियां, ये सब बनवाते हैं, तो ये सोने के रूप में हमारे घर के अंदर यहाँ पर सुरक्षित है। अब सोने को स्थिरता और भंडारण के लिए रखा जाता है, ये एक अच्छी बात है। पर फिलहाल की स्थिति में भारत इतने समय से जमा सोने को वापस क्यों लेके आ रहा है, तो उसके पीछे है युद्ध का संकट। जैसे कि आप देखते हैं, मैंने आपको बताया कि अमेरिका एक बहुत नीच कंट्री है। इसका मतलब क्या है भैया, ये क्या करता है, एहसान फरामोश से पहले हमें इराक से लड़वाया, और हमारे देश के अंदर खुद के फाइटर एयरक्राफ्ट उतरा दिए, हमें यहाँ पर आईएमएफ से समझौता करवा के पैसा दिलवाया, शर्तें मनवा के पैसा दिलवाया। तो इसका कोई धर्म नहीं। जैसे कि आप जानते हैं, आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, मैंने भी बताया कि इनमें मेजर हिस्सेदारी किसकी हैगी, इसी अमेरिका की हैगी। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो इंग्लैंड में हैगा, और इंग्लैंड किसकी तूती बोलता है, इंग्लैंड अमेरिका की तूती बोलता है। तो कल को हमारे देश में युद्ध के संकट उत्पन्न हो गए तो ये क्या कर सकते हैं, उसको समझो थोड़ा सा। आज आप देखते हैं कि रशिया का युद्ध चल रहा है, लगभग 2.5-3 सालों से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। और रशिया की विश्व में अलग अलग जगह प्रॉपर्टी है, रशिया का विश्व में अलग अलग जगह सोना है, इसी प्रकार के बैंकों में रशिया का भी सोना है।
जैसे ही रशिया ने युद्ध आरंभ करा तो अमेरिका जैसी ये जो बड़ी कंट्रियां हैं, इन्होंने रशिया के सामान को जब्त कर लिया। और जब्त कर लिया तो इन्होंने क्या शर्त रखी कि भैया जब युद्ध रोकोगे तभी ये पैसा मिलेगा, अदरवाइज तुम्हारी जितनी जो संपत्तियां हैं, बिल्डिंग है, सोना है, तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सीज कर लेते हैं। तो इस प्रकार के काम अमेरिका करता है, ठीक है। तो वही संकट अब हमारे सामने उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, ये नाम से नहीं जाने जाते कि जिस दिन ये शुरू हुआ था उस दिन डिक्लेयर होगा, बिगुल बजेगा कि आज से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होता है, आज से वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू होता है। नहीं, ये एक टाइम पीरियड में एक देश दूसरे देश से लड़ता है और आसपास छोटी बड़ी कंट्रियां युद्ध लड़ती रहती हैं। बाद में इनकी समाप्ति होती है और इनको नामकरण दे दिया जाता है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति अभी हमारे देश के आसपास है। हम लंबे समय से देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यहाँ पर इजराइल और ईरान की दुश्मनी बहुत लंबे समय से चल रही है। दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। हिजबुल्ला और हमास का तो यहाँ पर इजराइल ने मार मार के बुरा हाल कर दिया है। कल को हो सकता है कि चीन और ताइवान का युद्ध खड़ा हो जाए। कल को हो सकता है हमारा पाकिस्तान के साथ में युद्ध खड़ा हो जाए। तो जब इस प्रकार की स्थितियां होगी और अमेरिका का कोई धर्म है नहीं, तो वो क्या करेगा, हमारे ऊपर भी कल को ये बोल देगा कि हम भी भारत के रखे हुए इसको क्या करते हैं, सोने को फ्रीज कर लेते हैं, भारत के रखे हुए सोने को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जब्त कर लेते हैं। तो फिर भारत क्या करेगा? तो इसी परिस्थिति से बचने के लिए भारत ने यहाँ पर धीरे धीरे क्या कर रहा है, इस सोने को वापस बुला रहा है। कुछ ऐसी घटनाक्रम क्या हुआ है ब्राजील के साथ में, वेनेजुएला के साथ में हुआ था। वेनेजुएला में वहां के जो आर्मी जनरल है, उन्होंने क्या करा था, ये अपनी सत्ता पलट करके यहाँ पर आर्मी शासन ले आए थे। तो इन्होंने वेनेजुएला के गोल्ड को भी क्या कर लिया था, जब्त कर लिया। तो अमेरिका का कोई धर्म नहीं, ये इसकी मर्जी जो होगी, इसकी जो विचारधारा होगी, ये उस विचारधारा को साबित करने में लगा रहता। तो इसीलिए यहाँ पर भारत का प्रयास है कि हम क्या करें, हम हमारा जो जितना सोना है धीरे धीरे हम वापस लेकर आ जाएं, जिससे कि कल को कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ये हमारे ऊपर किसी प्रकार से दबाव ना डाल पाए, भारत को किसी प्रकार से डरा धमका ना पाए। तो इसी लिहाजे से हमारे देश के अंदर धीरे धीरे सोने को वापस लाया जा रहा है। 500 800 साढ़े 800 टन के आसपास जो सोना है, उसमें से लगभग हमने 500 टन के आसपास सोना कुछ मंगा लिया है। 300 टन के आसपास का सोना भी आना शेष है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, पर धीरे धीरे आरबीआई इसके ऊपर काम कर रहा है, भारत सरकार काम कर रही है और बहुत जल्द हम ये बचे हुए सोने को भी लेकर आ जाएंगे, जिससे कि हम अपनी संप्रभुता के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। तो ये थी आज की खबर, जिसके अंदर मैंने आपको पूरी इस घटनाक्रम को समझाया, क्या था, इसका भूत क्या है, इसका भविष्य क्या और वर्तमान में क्या स्थिति है। ठीक है, ये थी वीडियो जिसके अंदर हमने पूरे घटनाक्रम को जाना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।